हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम, राधे राधे, सत श्री अकाल। व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर मैं दिनेश व्यास एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हम कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे थे। सत्ता की साझेदारी में हमने दो देशों की तुलना पढ़ी थी, बेल्जियम और श्रीलंका। दो देशों की हमने तुलनाएं पढ़ी कि दोनों देशों के मध्य किस प्रकार से दोनों समुदाय अर्थात दोनों देशों में जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय थे, जिस प्रकार हमने बेल्जियम में पढ़ा डचवासी और फ्रेंचवासी, ठीक है, दोनों को समान अधिकार दिए गए, जबकि श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के मध्य आपसी अधिकारों को लेकर असमानता दिखाई दी। सरकारों ने सिंहली समुदाय को अधिक महत्व प्रदान किया, जबकि तमिलों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब हम बात करेंगे बेल्जियम की, जिसमें जो बेल्जियम की साझेदारी अर्थात बेल्जियम ने क्या किया, तो बेल्जियम ने अपनी समझदारी को दिखाते हुए बेल्जियम की समझदारी हमने बात की यहाँ डचवासी और फ्रेंचवासी लोगों की। मैंने आपको कल बताया था कि फ्रेंचवासी लोग अधिक विकसित थे। फ्रेंचवासी क्या थे? अधिक विकसित थे। जबकि बात करें हम डचवासी लोग कम विकसित थे। ठीक है, डचवासी लोग कम विकसित थे। ठीक है, कल हमने पढ़ा। अब दोनों के यहाँ के जो नेता थे अर्थात फ्रेंचवासी लोग और डचवासी लोगों के जो नेता थे, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की सरकार ने दोनों को परस्पर रूप से सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से एक अर्थात सामूहिकता की भावना विकसित करने का प्रयास किया। क्या किया दोस्तों? अर्थात दोनों भाषी लोगों में, डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से ये लोग सामूहिक रहे, अर्थात अकेलापन महसूस नहीं करे। इसके लिए बेल्जियम के जो नेता हैं, उन नेताओं ने यह समझदारी दिखाते हुए उनकी सामूहिकता के प्रयास किए। अब सामूहिकता के प्रयासों में 3 प्रयास प्रमुख थे। कितने प्रयास प्रमुख थे? 3 प्रयास। उन्होंने 3 प्रयास किए कि हमेशा यहाँ के लोगों में एकता बनाए रखने के लिए हमें 3 प्रयास जरूरी हैं। और वो 3 प्रयास कौन कौन से थे वो बताऊंगा आगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, मैंने कहा कि वहाँ के लोगों ने आपसी सामूहिकता के लिए वहाँ के जो संविधान है, उस संविधान में कुछ 3 प्रयास, मुख्यतः 3 प्रयासों पर अधिक बल दिया। वो 3 प्रयास क्या थे? 3 प्रयास, इसको बोल सकते हैं संविधान की 3 प्रमुख बातें। संविधान की 3 प्रमुख बातें कौन कौन सी थी दोस्तों, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहली उनकी बात थी कि जो डच और फ्रेंच भाषी लोग हैं, कौन कौन से लोग दोस्तों? डच और फ्रेंच भाषी लोग, डच एंड फ्रेंच भाषी लोगों को मंत्रिमंडल में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। तभी बन सकती है उनमें एकता कब रह सकती है? जब उन लोगों को समान अधिकार दिए जाए। तो वहाँ की जो संविधान है, उन्होंने एक प्रावधान किया, लोग हैं उन डच और फ्रेंच भाषी लोगों को मंत्रिमंडल में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया
जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। दूसरी बात है दोस्तों, जो राज्य सरकारें हैं उन राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार अर्थात केंद्रीय सरकार, देखो संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें पाई जाती है, एक तो राज्य सरकारें और दूसरी केंद्र सरकारें। दोस्तों इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो राज्य है, राज्य के पास अपनी शक्ति होती है, ठीक है, और केंद्र के पास अपनी शक्ति होती है, अर्थात दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। ना तो राज्य की शक्तियों में केंद्र हस्तक्षेप करता है और ना ही केंद्र की शक्तियों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ दूसरा प्रावधान किया गया कि जो राज्य सरकार के जो कार्य हैं उनमें जो केंद्र सरकार है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट हो गया। दो बातें तो हो गई है। तीसरी बात की बात करें, इसमें क्या हुआ, जो ब्रुसेल्स के लोग हैं, ठीक है, ब्रुसेल्स के लोग, जो राजधानी थी बेल्जियम की, उस बेल्जियम की राजधानी के लोग ब्रुसेल्स के लोग अर्थात ब्रुसेल्स के जो लोग हैं उनके लिए, लोगों के लिए अलग से नई सरकार का गठन किया जाएगा। अर्थात सब लोगों को समान रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो ब्रुसेल्स के लोग हैं उन ब्रुसेल्स के लोगों को क्या किया जाएगा, उनके लिए एक अलग सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि 80% लोग ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी हैं और 20% लोग कौन से भाषी हैं, 20% लोग हैं कौन से, डच भाषी। अर्थात जो राजधानी है ब्रुसेल्स की, उस राजधानी में डच और फ्रेंच भाषियों का तुलनात्मक रूप से देखें तो फ्रेंच भाषी ज़्यादा है और डच भाषी कम है, लेकिन इनको समान प्रतिनिधित्व दिया गया। जो यहाँ ब्रुसेल्स में नई सरकार का गठन किया गया, उस नई सरकार के गठन में इनको समान रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो संविधान में मुख्यतः 3 बातें बताई गई कि अगर हमें बेल्जियम में सामूहिकता और एकत्व का भाव पैदा करना है तो हमें मुख्यतः इन 3 बातों को अपनाना पड़ेगा। और वो 3 बातें कौन कौन सी थी? पहली, डच और फ्रेंच भाषी लोगों के मंत्रिमंडल में समान प्रतिनिधित्व होगा। दूसरा, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। और तीसरा पॉइंट था आपका कि ब्रुसेल्स के लोग हैं, अर्थात जो बेल्जियम की राजधानी है, उनके लोगों के लिए एक नई सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें फ्रेंच और डच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे की बात करेंगे आगे। दोस्तों 3 पॉइंट देखे हमने कि सरकार ने मुख्यतः उन्हें 3 विषय अर्थात संविधान में उनकी सामूहिकता के लिए, उनके एकत्व को बनाए रखने के लिए 3 विषयों पर बात की। अब उनमें एक चौथा विषय निकल कर ये आया, उन्होंने मुख्य तौर पर एक ये भी कहा कि हमें तीसरे स्तर पर भी एक सामुदायिक सरकार का गठन करना चाहिए। किसका? सामुदायिक सरकार का। क्या करेगा, काम क्या है सामुदायिक सरकार का? सामुदायिक सरकार का काम ये रहेगा कि जो निजी क्षेत्र अर्थात वहाँ जो लोकल क्षेत्र है, उस निजी क्षेत्र में शिक्षा, संस्कृति, भाषा तथा कुछ क्षेत्रीय विषय जैसे पानी का विषय हो गया, ठीक है, इसके अलावा भू से संबंधित कोई विवाद हो गया, ऐसे विवादों को हल करने के लिए या उनसे संबंधित कानून बनाने के लिए उन्हें अधिकार प्रदान किए गए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि एक तीसरे स्तर पर कौन सा सामुदायिक सरकार का भी गठन किया जाना चाहिए। तो नोट करके इस विषय को आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कि भाई सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक क्यों है, क्या क्या कारण है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, ठीक है। तो उनमें से पहला कारण, यहाँ 2 तर्क दिए गए हैं, और पहला कारण ये बताया गया है कि इससे मान लो सत्ता का बंटवारा करते हैं हम, तो इससे क्या होता है कि जो समुदाय हैं उनके बीच आपस में टकराव की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? टकराव की समस्या समाप्त हो जाती है। यदि सत्ता को हम बराबर हिस्सों में विभाजित कर देंगे, ठीक है, तो आपस में विवाद होने का कोई विषय ही नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हम कहें कि मान लो कि इनका विभाजन नहीं करें, और विभाजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? विभाजन नहीं करेंगे तो क्या होगा?
इसमें जो सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से जो सरकार है अर्थात जो सत्ता है उसमें अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात उस अस्थिरता से निपटने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लो। दोस्तों, दूसरा तर्क, दूसरा कारण यह है कि सत्ता की साझेदारी वास्तविक रूप से लोकतंत्र की आत्मा होती है। अर्थात लोकतंत्र मानी, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था, मैंने आपको कल भी बताया था, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, अर्थात पूरी जिम्मेदारी जनता की होगी, जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। ठीक है, वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में जाकर के कानूनों का निर्माण करेंगे, और वो कानूनों का निर्माण करेंगे, वो कानून किसके हित में होंगे? जनता के हित में होंगे। यदि वो जनता के हित में कानून बनाते हैं तो जनता उन्हें पुनः निर्वाचित करेगी, अन्यथा जनता उन्हें उनके पद से बर्खास्त भी कर सकती है। इसलिए लोकतंत्र एक जनता का शासन होता है, और जनता के शासन के लिए सत्ता की साझेदारी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि सत्ता की साझेदारी वास्तविक लोकतंत्र के लिए एक आत्मा होती है। दोस्तों, अब इसको हम एक छोटी सी कहानी के रूप में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है खलील। चलो, ये व्यवस्था तो कर दी, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम था खलील। ये खलील रहने वाला है दोस्तों लेबनान का। ठीक है, लेबनान एक देश है। ठीक है, और लेबनान की राजधानी है बैरूत। ठीक है, कहाँ का है? लेबनान की राजधानी बैरूत का रहने वाला है। इसके सामने एक समस्या आती है दोस्तों। समस्या ये आती है कि इस समय लेबनान में गृह युद्ध चल रहा था, और गृह युद्ध के बाद में सत्ता की साझेदारी की बात हुई कि किस प्रकार सत्ता में बंटवारा होगा। इसको लेकर खलील के मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हो रहा था। और द्वंद्व क्या था दोस्तों? वहाँ जो सत्ता का विभाजन है इस प्रकार किया गया था कि सारे पद अलग अलग प्रतिनिधित्व को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? अलग अलग प्रतिनिधित्व को दे दिया गया, लेकिन जो सामूहिक प्रतिनिधित्व है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब सामूहिक कैसे? देखो, खलील जो व्यक्ति है, इस खलील के जो पिता थे वो तो सुन्नी मुसलमान थे, और इनकी माता थी वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थी। क्या थी? ऑर्थोडॉक्स ईसाई थी। अब इन दोनों अर्थात सुन्नी मुसलमान और ऑर्थोडॉक्स ईसाई से उत्पन्न बच्चा खलील, अर्थात ये दोनों सामूहिक समुदाय का हो गया। तो सामूहिक समुदाय के लिए जो बैरूत है अर्थात जो लेबनान है, लेबनान के संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि यहाँ जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तो सत्ता का विभाजन हुआ, तो सत्ता की साझेदारी के लिए सहमति बनी। सहमति में इस प्रकार से बनी कि जो राष्ट्रपति है वो तो होगा मोरोनाइट पंथ का, कैथोलिक। कौन से पंथ का? मोरोनाइट कैथोलिक पंथ का ईसाई होगा। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री होगा वो सुन्नी मुसलमान होगा, और जो उप प्रधानमंत्री होगा वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा। क्या होगा? ऑर्थोडॉक्स ईसाई। और जो संसद का अध्यक्ष है वो शिया मुसलमान होगा। तो खलील के मन में ये द्वंद्व था कि इन्होंने सारे समुदायों में से एक एक पद चिन्हित कर दिए, परंतु मैं तो इन दोनों किसी भी समुदाय में नहीं आ रहा। जो जिन समुदायों को पद दिए गए, इसका मतलब कि मैं तो यहाँ कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा पद प्राप्त कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ऐसी व्यवस्था भी नहीं हो कि पर्सनल कोई एक विशेष पद किसी एक समुदाय के लिए चिन्हित कर दिया जाए, अर्थात जो भी व्यक्ति उसके लिए काबिल हो उस व्यक्ति को सत्ता में भागीदार होने का हक प्रदान किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे सत्ता की साझेदारी के रूपों की, कि सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से होते हैं। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से होते हैं। तो सत्ता की साझेदारी के रूपों में हम सबसे पहले चर्चा करें कि एक संघीय सरकार होती है। क्या होती है? संघीय सरकार होती है, जिसमें जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। अर्थात जो शक्तियां हैं वो सबको अलग अलग रूप से विभाजित कर दी जाती है। जैसे दोस्तों हम बात करें पहला कि हमारे यहाँ एक संसद है। ठीक है, क्या है? संसद है, और संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। एक होता है राष्ट्रपति, लोकसभा
और एक होती है राज्यसभा। जिस प्रकार इन तीनों के कार्य अलग अलग हैं, अर्थात तीनों को अलग अलग शक्तियां दी गई है, वैसे ही संघीय सरकार में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, अर्थात सबको अलग अलग शक्तियां विभाजित कर दी जाती है। वैसे ही हमारी जो सरकार होती है उस सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। दूसरी होती है दोस्तों कार्यपालिका। दूसरा कौन सा होता है? कार्यपालिका। दूसरी कौन सी होती है? कार्यपालिका। और तीसरी की बात करें हम तो तीसरी होती है दोस्तों न्यायपालिका। अर्थात सरकार की 3 बॉडी होती हैं, और पहली है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। अब दोस्तों तीनों के काम भी अलग अलग हैं। क्या क्या काम है सब दोस्तों? व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। दोस्तों जो व्यवस्थापिका कानून बनाएगी उन कानूनों का क्रियान्वयन कौन करेगा, अर्थात उनको लागू करवाने का काम किसका है? कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका का कार्य हो गया कानूनों का क्रियान्वयन करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना, अर्थात लागू करना भी कह सकते हैं। और जो लागू हो गए कानून, अर्थात जनता के समक्ष वो कानून पेश हो गए, तो उन कानूनों की पालना करवाने का कार्य, अर्थात उन कानूनों का संरक्षण करने का कार्य किसका है? न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका का कार्य है दोस्तों कानूनों का संरक्षण करना, कानूनों का संरक्षण करना, ठीक है दोस्तों। तो हमने बात कर ली कि सत्ता की साझेदारी का रूप जो पहला रूप है, अर्थात संघीय सरकार, इसमें क्या होता है दोस्तों? शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, अर्थात सबके पास अलग अलग शक्तियां होती है। जिस प्रकार संसद के अंगों की बात की मैंने, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों के पास अलग अलग शक्तियां हैं, वैसे ही सरकार के 3 अंग होते हैं, अर्थात 3 पार्ट, 3 बॉडी हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के भी अलग अलग कार्य हैं। व्यवस्थापिका का कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका उन कानूनों का क्रियान्वयन या लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य है उन कानूनों का संरक्षण करना या उन कानूनों की पालना करवाना। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। दोस्तों दूसरा है शक्तियों का विभाजन। दूसरा क्या है? शक्तियों का विभाजन, अर्थात शक्तियां किस प्रकार से विभाजित होंगी। तो हमारे यहाँ संविधान में भी व्यवस्था कर रखी है कि शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो हमारे यहाँ 3 सूचियां बना रखी है दोस्तों। एक है संघ सूची, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची। दूसरी कौन सी है दोस्तों? राज्य सूची। और जो थर्ड है वो तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों ये कुछ विषय हैं, ठीक है, जिन विषयों पर कानून बनाने के लिए संघ सूची को अधिकृत किया गया है, राज्य सूची को अधिकृत किया गया है, और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनके लिए केंद्र और राज्य दोनों को अधिकृत किया गया है। अब संघ सूची में कौन से विषय आते हैं दोस्तों? संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केवल कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है, केंद्र के पास होता है। तो संघ सूची के विषय है जिन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकारों को। तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची के विषय, अर्थात समवर्ती सूची के विषय ऐसे विषय हैं जिन पर कानून केंद्र प्लस राज्य, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। कौन बना सकता है? केंद्र और राज्य। लेकिन दोनों के बीच में विवाद हो जाए, क्या हो जाए? विवाद हो जाए दोनों के बीच में, तो यहाँ इंपॉर्टेंस केंद्र सरकार को दी जाएगी। दोस्तों कौन बनाएगा कानून? केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार इन पर कानून बनाने का कार्य करेगी। दोस्तों इसके अलावा एक अवशिष्ट विषय भी होते हैं, और ठीक है, अवशिष्ट सूची भी होती है या अवशिष्ट विषय, ठीक है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही होता है। इसमें जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी विवाद आते हैं वो सब अवशिष्ट सूची में या अवशिष्ट विषय में आते हैं।
तो अपन को ध्यान रखना है कि जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का विभाजन कर रखा है कि केंद्र सरकार को कौन कौन से विषयों पर कानून बनाने, राज्य सरकार को कौन कौन से विषयों पर कानून बनाना है, और केंद्र और राज्यों को सामूहिक रूप से कौन कौन से विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि दोनों, मान लो केंद्र तो उसके लिए सहमत है लेकिन राज्य सहमत नहीं है, तो दोनों के बीच विवाद हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, अवशिष्ट सूची के विषय मैंने बताया केवल केंद्र सरकार ही इन पर कानून बनाती है जो साइबर से रिलेटेड विषय होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है सामुदायिक सरकार। ठीक है, सामुदायिक सरकार का मतलब होता है कि तीसरे स्तर पर एक ऐसी सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें सभी पंथ, या मैं लिखूं सभी पंथों संप्रदायों को सामुदायिक सरकार में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आएगा कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना है कि ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार जो तीसरे स्तर पर कार्य करती है जिसमें सभी पंथों संप्रदायों और जो वहाँ के सभी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को सामूहिक रूप से सरकार में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है, उसे ही सामुदायिक सरकार कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। और हमारा तीसरा पॉइंट सामुदायिक सरकार हो गया। हमारा चौथा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चौथा पॉइंट करेंगे। दोस्तों, हमारा चौथा रूप है विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन। ठीक है, दबाव समूह क्या होते हैं? सर दबाव समूह बताइए, दबाव समूह क्या होते हैं? हम बात कर रहे हैं दबाव समूह की। दबाव समूह, इनको हित समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हित समूह भी कहते हैं। हित समूह या दबाव समूह इसलिए कहते हैं दोस्तों, इनका जन्म केवल इनकी समस्या पर ही होता है। क्या होता है? इनकी समस्या पर ही इनका जन्म होता है। जैसे मान लो आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ रहे हो और आपकी कक्षा में कोई अध्यापक नहीं है, मान लो विज्ञान विषय का अध्यापक नहीं है, विज्ञान विषय का अध्यापक नहीं है, तो आप क्या करोगे? अपने प्रिंसिपल को जाकर के कहोगे कि हमारे यहाँ विज्ञान विषय का अध्यापक नहीं आ रहा, हमारी प्रॉपर रूप से विज्ञान विषय की पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो आप क्या करोगे? कुछ लोग तो आपसे सहमत होंगे, कुछ लोग प्रिंसिपल की तरफ होंगे, तो आपका अलग ही एक गुट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एक अलग गुट बन जाएगा। उस गुट को ही दबाव समूह कहते हैं। अर्थात कब जन्म हुआ आपके गुट का? जब आपके यहाँ कोई विज्ञान विषय का अध्यापक नहीं था, तो जो विज्ञान विषय है उस विज्ञान विषय के अध्यापक को लगाने के लिए आपने एक छोटा सा समूह बना लिया। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? दबाव समूह या हित समूह। अर्थात ऐसे समूह जिनका जन्म उनकी तत्कालीन समस्या पर होता है, उन्हें हित समूह या दबाव समूह कहते हैं। बात करें आंदोलनों की, आंदोलन आप लोग जानते ही हो, कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान हेतु जनता द्वारा किए जाने वाले बड़े स्तर के प्रयासों को आंदोलन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंसक हो। ठीक है, आंदोलन कैसे होने चाहिए? अहिंसक। समझ में आ गई? हिंसक आंदोलन नहीं हो। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मनवाना तथा अपनी समस्याओं का समाधान करवाना ही क्या है? आंदोलन कहलाता है। आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है दोस्तों, फर्स्ट। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है संघवाद। क्या है दोस्तों? संघवाद। दूसरा अध्याय पढ़ेंगे हम, संघवाद। ठीक है, मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चनों की। कुछ बच्चों के जहन में आएगा कि सर क्वेश्चन तो करवाए नहीं। क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जो आने लायक क्वेश्चन होते हैं, जहाँ से एग्जामिनर की सोचे कि यहाँ से क्वेश्चन पुट करने चाहिए, वो सारे क्वेश्चन मैं एक साथ आपको करवा दूंगा। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।